चलो स्टार्ट करें टॉपिक। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, टेक ओवर कोड चल रहा है। कल वाले पॉइंट्स में है कुछ कोई पढ़ा? टेक ओवर बिट पे बात हो रही थी। उसमें हमने देखा कि भाई टेक ओवर से बचने के लिए कुछ डिफेंस मेजर्स लिए जाते हैं। डिफेंस मेजर्स अगर टाइमली नहीं लिए तो एक पॉइंट के बाद फिर रेगुलेशन 26 सब रेगुलेशन 2 वो आगे बार बार आपको परेशान करेगा, करने नहीं देगा वो काम। अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे बात हो रही थी। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है और बाकी हमने देखा कि भाई शेयर जो है उसका नंबर प्लस माइनस कर दो। एक वो ग्राउंड रूल बोला था, थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप का है। ठीक है, फिर बैकमैन बायबैक देखा, गोल्डन पैराशूट देखा, ये सब थे। शार्क रिपेलेंट्स, उसके पॉइजन फिर उसी में था। शार्क रिपेलेंट उसको 4 पॉइंट्स है। सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें हमने देख ली। अब जो बीच में टॉपिक बचा है, एक ही टॉपिक पेंडिंग है पूरे टेक ओवर कोड में, फाइनली ये खत्म होने का है। रेगुलेशन नंबर 10, दैट इज एग्जेम्पशन प्रोविजन। कुछ ज्यादा ही डेप्थ में है, आप कैसे अप्रोच करना चाहोगे इसको। बहुत बड़ा रेगुलेशन है, मतलब इसमें से फिर अगर उनको कोई क्लॉज यूज करना हो तो पॉसिबल, लेकिन जितना टेक्निकल कर दिया है, जितने रेफरेंसेस दे रखे हैं, मतलब हर एक पॉइंट में आपको किसी ना किसी और रेगुलेशन का या किसी और सेक्शन का रेफरेंस मिलता जाएगा। अब जैसा है वैसा का वैसा पढ़ के एग्जाम में लिखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अब इसको इतना डेप्थ में अगर नहीं खींचना तो अपने ये कर सकते हैं कि हर एक क्लॉज पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि इस क्लॉज में मेन बात ये होगी। कहीं अगर आ जाए तो आप एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख तो पाओगे, ऐसा नहीं कि अगर बिना पढ़े जा रहे हैं कि आ गया तो पूरा चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो रेफरेंसेस दिए हैं इस रेगुलेशन में, इस गाइडलाइन में, वो सब थोड़ा बहुत स्किप करके, नंबर्स को स्किप करके कंटेंट लिखना है तो उतना बना पाओगे वैसा। तो मैं भी अभी पूरा उसको रेफर कर रहा था, मैं वही सोच रहा था कि इसको आप कैसे अप्रोच करोगे। मैं तो एक एक लाइन पढ़ा के पूरा समझा भी दूंगा, बट मेन फिर वो है कि वो यूटिलिटी नहीं रहेगी अगर एग्जाम में रिटेन नहीं हो पाया तो कोई सेंस नहीं है इतना बड़ा रेगुलेशन पढ़ के उस पर टाइम वेस्ट करने का। तो अपने जितना उसको रिटेन कर सकते हैं हर पॉइंट में, उतने पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हैं जिससे आपके शॉर्ट नोट बन जाए। तो कैसा होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी गया तो डेफिनेटली आप आराम से उसमें 3 भी स्कोर कर लोगे। ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, 1-2 आएंगे, बट वो टेक्निकल नंबर्स है कि भाई आईसीडीआर का ये रेगुलेशन, बाईबैक का वो रेगुलेशन, वो नंबर्स को आपको फिर कट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। क्योंकि उतना सारा याद रखना एक रेगुलेशन में मुझे एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। मैं समझा तो देता हूँ पूरा, फिर आपका कॉल है, बट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवाता जाऊंगा कि हर क्लॉज में मेन बात क्या हो रही है वो आपके माइंड में रहे, तो ये ओरिएंटेशन बनेगा उसका। अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा कहाँ जा रहा है। देखो मेन तो बात ये है रेगुलेशन 10 में, सब रेगुलेशन 1 से लेकर स्टोरी स्टार्ट हो रही है, पीछे 7 तक जा रही है। बड़ा रेगुलेशन है, 7 सब रेगुलेशंस दे रखे हैं। स्टार्टिंग के जो 2-3 हैं वो थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, पीछे वाले सिंपल ऐसा। तो स्टार्टिंग का जो सब रेगुलेशन 1, उसमें जो क्लॉजेस दे रखे हैं उसकी बात कर लेते हैं। मेन बात हो क्या रही है यहाँ पे, जनरल एग्जेम्पशन देने की बात की है कि जो ओपन ऑफर वाला क्राइटेरिया है जिसकी बात हम कर रहे थे रेगुलेशन 3 और 4 में, तो वो जो कंडीशंस वहां पे बोली थी जो एक ओपन ऑफर के टाइम पे फॉलो करनी पड़ती है, उन कंडीशन से कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में एग्जेम्पशन मिलता है कि आपको वहां के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया करना है, उसके बिना भी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो टाइटल में या फर्स्ट पॉइंट में भी बोला, द फॉलोइंग एक्विजिशंस shall be exempt from the obligation to make an open offer under regulation 3 and 4 subject to fulfillment of the conditions stipulated therefore। मतलब आपको ओपन ऑफर करने की जरूरत ही नहीं है। रेगुलेशन 3 और 4 ये बोलता था ओपन ऑफर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, वो मैंडेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, 25% ट्रिगर होता है उसके बाद भी, हाँ उसके बाद भी, तो ओपन ऑफर वाला पॉइंट हटा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया ना, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 3 वही बोलता था कि 25% वाले लेवल पे पहुंच गए तो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा तो करना ही पड़ेगा। बट वहां से आपको एग्जेम्पशन कौन दे रहा है, रेगुलेशन नंबर 10, तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब आइडियली आप ओपन ऑफर के लिए ट्रिगर वाले पॉइंट पे आ चुके हो, एलिजिबल हो चुके हो, बट बिकॉज यू आर कवर्ड अंडर वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रेगुलेशन 10 यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी ओपन ऑफर। तो 25% हो गए तो भी ठीक है, सिंपल मतलब वही। अब इसमें कौन लोग हैं जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है, तो जो ए क्लॉज है उसका, ए क्लॉज में अगर आप ओवरऑल देखो ए के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, देखो 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो उसका प्रोविजन है उसमें भी 2 पॉइंट्स है। ओवरऑल बात हो रही है इंटरनली कि जो भी एक्विजिशन हो रहा है ना, वो एक्विजिशन कैसे हो रहा है, इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है। अब इंटरनल में कौन होते हैं, प्रमोटर्स और पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, ये सब जो लोग हैं ये तो इंटरनली आपस में शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं।
अगर इनके इंटरनल ट्रांसफर्स की वजह से किसी का एक्विजिशन बढ़ रहा है और किसी एक का एक्विजिशन वो 25% से ऊपर चला जाए, ट्रिगर पॉइंट आ जाए, तो उसको रेगुलेशन 10 में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्लॉज ए में बात इंटरनल ट्रांसफर्स की हो रही है। अब उसमें अंदर कौन कौन है स्पेसिफिक देख लेते हैं, तो वो कंडीशंस के साथ आएगा। एक्विजिशन परसुएंट टू इंटर से, इंटर से का मतलब होता है इंटरनली विद इन, ठीक है, वो लैटिन टर्म्स में आता था ना, वो वाला एक्विजिशन परसुएंट टू इंटर से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंगस्ट क्वालिफाइंग पर्संस। क्वालिफाइंग पर्संस है कौन, वो नीचे दिया हुआ, बीइंग इमीडिएट रिलेटिव्स, ठीक है, रिश्तेदारी, इमीडिएट रिलेटिव्स है, आपस में अगर शेयर्स बेच रहे हैं एक दूसरे को, तो जो बेच रहा है उसकी तो हिस्सेदारी कम हो रही है, लेकिन जो खरीद रहा है उसकी बढ़ रही है ना, उसको एग्जेम्पशन देने की बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा, persons named as promoters in the shareholding pattern filed by the target company in terms of the listing regulations, or as the case may be, the listing agreement or these regulations for not less than 3 years prior to the proposed acquisition। मतलब जो शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं किसके बीच में हो रहे हैं, प्रमोटर्स के बीच में। वो प्रमोटर्स जो पिछले 3 साल से प्रमोटर की कैटेगरी में क्लासिफाइड है, क्योंकि हर साल जो आप डिक्लेरेशन करते हो सेबी में, उसमें आप प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न बताते हो। तो जिन लोगों का नाम पिछले 3 साल से शेयर प्रमोटर्स की लिस्ट में था, उनमें से एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को अगर स्टेक बेच रहा है, तो फिर वो ये रेगुलेशन 10 में कवर होगा। और जो खरीद रहा है उसका स्टेक अगर बढ़ता जा रहा है, ओपन ऑफर की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट आप देखोगे ना, ओवरऑल स्टोरी है कंपनी, उसकी होल्डिंग और उसकी सब्सिडरी वाली, आप साइड पे लिख के रख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली अगर आपने आंसर समझा दिया तो मार्क्स बन जाएंगे। तो साइड पे क्या, हर पॉइंट में लिख दो। फर्स्ट वाला तो इमीडिएट रिलेटिव बोला ही है, सेकंड में लिख लो बिटवीन प्रमोटर्स, शॉर्ट में कीवर्ड्स लिख लो, ध्यान रहेगा। थर्ड वाले में कंपनी एंड इट्स होल्डिंग एंड सब्सिडरीज। फोर्थ वाले में पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। फिफ्थ वाले में भी बोला है शेयर होल्डर्स ऑफ अ टारगेट कंपनी who have been persons acting in concert for a period of not less than 3 years। और 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, थोड़ा उस पर बात करनी चाहिए, आपको ट्राई करना है, एक बार कोशिश करके देखो। 4 भी पढ़ो 5 भी पढ़ो, कुछ डिफरेंस तक पहुंचता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। सामने वाली कंपनी शेयर एक्वायर करके रखे 3 साल पर, तो मतलब शेयर अपनी कंपनी के पर्सन एक्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो उनके पास टारगेट कंपनी के शेयर्स हैं और पीरियड हो चुका है मिनिमम 3 इयर्स ठीक है। एक्विजिशन से पहले। हाँ ये एक ही डिफरेंस है। हाँ, और फिफ्थ वाले में वो प्रोपोर्शन वाला कुछ बोला है, वो पता चला। ये से कोई कंपनी है सर। ठीक, फोर्थ में तो बोला पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट for not less than 3 years prior to the proposed acquisition and disclosed as such pursuant to the filings under the listing regulation। मतलब पीएसी के पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स थे और वो 3 साल से होल्ड कर रहा है, और उसमें वो बात लिस्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्क्लोज भी की हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ पॉइंट में बोला शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी हु हैव बीन पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years prior to the proposed acquisition and are disclosed as such pursuant to the filings। And any company in which the entire equity share capital is owned by such shareholders in the same proportion as their holdings in the target company without any differential entitlement to exercise voting rights in such company। मतलब ये कोई और एक कंपनी भी है जिसकी बात हो रही है। टारगेट कंपनी में तो पीएसी का होल्डिंग है ही, लेकिन टारगेट कंपनी के टोटल कैपिटल में जिस प्रपोर्शन में पीएसी का टोटल होल्डिंग है, वो एक दूसरी कंपनी भी है जिसमें उन्हीं पीएसी का सेम प्रपोर्शन में होल्डिंग है, और वो जो होल्डिंग है उसमें कोई डीवीआर शेयर्स नहीं, नॉर्मल शेयर्स वैसा, तो सेम प्रपोर्शन वाला होल्डिंग हो गया। वैसे दो कंपनीज की बात हो रही है, एक तो टारगेट कंपनी और एक कोई अदर कंपनी। टारगेट कंपनी में जितना उनका प्रपोर्शन है उतने दूसरी कंपनी में भी उनका प्रपोर्शन है, वैसे बोला हुआ। तो जब वो वाली कंपनी अक्वायर करेगी तो फिर ओपन ऑफर से उसको इस सेक्शन में हाँ एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हाँ
कंडीशन क्लियर, ठीक। अब प्रोविजो में ना फिर उन्होंने वो प्राइस पर शेयर की बात कर दी कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं जिसमें आपने अक्वायर किया है तो प्राइस कितनी होनी चाहिए उन शेयर्स की वजह से थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं वो। एवरेज जो अक्वायर कंपनी के लिए जो एक्विजिशन प्राइस है या जो पीएसी के लिए एक्विजिशन प्राइस है जितने रुपए में उन्होंने शेयर खरीदे हैं वो बोला है कि पिछले 60 ट्रेडिंग डेज का वो VWAP अपना वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा और उससे अगर हायर प्राइस में आपने खरीदा हो तो चलेगा, लेकिन कितना हायर जा सकते हैं उसका एक कैप है 25%, ठीक है। तो 60 डेज का 60 ट्रेडिंग डेज का वेटेड एवरेज प्लस 25%, दैट इज द मैक्सिमम प्राइस एन अक्वायरर मस्ट हैव पेड एज द एक्विजिशन प्राइस, ऐसा कुछ कैप लगा दिया उसमें वैसा। अब यही है कि यहाँ तक आते हैं तो थोड़ा डेप्थ बढ़ जाती है, कितना आप एग्जाम के दिन पे इसको रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, बट ठीक है। मैंने एक बार कंडीशन तो आपको बता ही दी है, बाकी आप जितना याद रख सको। ठीक है, क्लियर। तो बोला चैप्टर 5 के कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो चलो डिस्क्लोजर देना तो अलग चीज़ है, ओपन ऑफर नहीं देना पड़े उसके लिए कुछ डिटेल्स बतानी पड़ेगी तो बता देंगे। और चैप्टर 5 देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उसमें क्या डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट बी पॉइंट जो आ गया, बी क्लॉज, इसमें बोला एक्विजिशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये मेन बात है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई एक्विजिशंस कर रहा है तो उसको एग्जेम्पशन दे सकते हैं। अब कौन है जो ये एक्विजिशंस कर रहा है, उनके हर एक पॉइंट में एक एक के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला अंडर राइटर, तो वो मेन वर्ड पकड़ लो, उतना काफी है। दूसरे में बोला स्टॉक ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इन एक्सरसाइज ऑफ लियन ओवर द शेयर्स परचेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट के बिहाफ पे स्टॉक ब्रोकर एक्ट कर रहा है। तीसरे पॉइंट में बोला मर्चेंट बैंकर, इंटरमीडिएरीज की बात हो रही सारी। फोर्थ पॉइंट में बोला एनी पर्सन एक्वायरिंग शेयर्स परसुएंट टू अ स्कीम ऑफ सेफ्टी नेट, इसमें देखो रेगुलेशन का रेफरेंस दे दिया। अब आपको रेगुलेशन नंबर नहीं याद है, उतना डेप्थ में कोट नहीं कर पाओगे तो ठीक है। सेफ्टी नेट मतलब एक तरीके का मार्जिन हो गया, कितनी बार स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट में सब करते हैं लिक्विडिटी बैलेंस करने के लिए, डिमांड सप्लाई बैलेंस करने के लिए, तो वो सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एक्टिंग एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये शायद अपने सीएफ में पढ़ा होगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट आया था कुछ इसमें टर्म था वो आईपीओ वाला केस में, स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। तो मतलब वो कुछ शेयर अपने हाथ में रखता है, कहीं अगर कुछ प्लस माइनस करना हो मार्केट में और शेयर बेचने हो तो शेयर ऑफलोड करेगा, कुछ खरीदने पड़े तो खरीदेगा, पैसे भी रखता है, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो यही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी ऐसे ही है, मार्केट मेकर, मार्केट मेकर भी लिक्विडिटी का ध्यान रखता है कि मार्केट में शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेडिंग चलता रहे। अगर किसी को शेयर खरीदने और कहीं से नहीं मिल रहे तो ये प्रोवाइड कर देगा, कहीं अगर शेयर खरीदने की जरूरत पड़े प्राइस बैलेंस करने के लिए तो ये खरीद लेगा, वो मार्केट मेकर। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो एस्क्रो एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। एस्क्रो एजेंट क्या होता है, जिसकी बैंक में आपने एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है वैसे। फिर कुछ प्लेज वाला पार्ट आ गया, हाँ भैया ठीक है, प्लेज वाला पार्ट आ गया तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है। ओके, तो ये सारी कंडीशंस है बी क्लॉज में। सी क्लॉज देख लो, सी क्लॉज में बात हो रही है सब्सिक्वेंट एक्विजिशंस की। सब्सिक्वेंट एक्विजिशन मतलब आपने पहले 25% टच कर लिया, ओपन ऑफर कर लिया, उसके बाद के एक्विजिशंस की बात हो रही है। तो उसमें हो सकता है कि ओपन ऑफर आपको वापस ना देना पड़े, उसकी कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। अक्वायरर और सेलर सेम पार्टी, इसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स कर दिए गए। चलो आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो है डी वाला, उसमें ना कोई स्कीम की बात हो रही है। देखो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें भी आगे। एक तो बोल रहा है एक्विजिशन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, SICA, तो वो कंपनी को ट्रैक पे लाने के लिए होता है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता, रिपील कर दिया, लेकिन जब था तो उसका मेन पॉइंट होता है जिस कंपनी की नेटवर्क माइनस में चली गई है उसको पहले तो ब्रेक इवन में लाना है, फिर उसके बाद उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। जैसे आज के डेट में रिजोल्यूशन प्लान होता है वैसे ही होगा। तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर वो एक्विजिशन किया जा रहा है तो उसमें ओपन ऑफर मैंडेटरी नहीं होगा क्योंकि उसका पर्पस स्पेसिफिक हो गया। दूसरे पॉइंट में बोला है रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया जाए टारगेट कंपनी के, जिसमें कुछ मर्जर अमलगमेशन भी आ सकता है वैसे।
और तीसरे पॉइंट में बोला कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखोगे तो उसमें भी अरेंजमेंट की बात हो रही है। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द टारगेट कंपनी एज ट्रांसफरर और एज ट्रांसफरी और रिकंस्ट्रक्शन नॉट इन्वॉल्विंग द टारगेट कंपनी अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग अमालगमेशन मर्जर डीमर्जर परसुएंट ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इनडायरेक्ट तरीके से कुछ स्टेक अक्वायर करने की कोशिश हो रही है, वैसी बात की, तो इसको भी आप उतने लेवल पे रखोगे तो चलेगा, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के नाम पे नोट कर लो चलेगा। नेक्स्ट क्लॉज जो आ रहा है उसमें बात की है जो एक्विजिशन हो रहा है वो आईबीसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, रिजोल्यूशन प्लान के तहत हो रहा है, तो फिर आपको पता है कि ये रेगुलेशन अप्लाई होगा नहीं, आईबीसी के हिसाब से काम होगा। ई पॉइंट में सरफेसी जो एक्विजिशन हो रहा है वो सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली हो रहा है, दैट इज ई क्लॉज। मतलब कहीं और अगर रूल्स हैं जिनके बेसिस पे काम हो रहा है तो यहाँ कुछ जरूरत नहीं है फिर। एफ पॉइंट है डी लिस्टिंग, डी लिस्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से एक्विजिशन हो रहा है तो ये रेगुलेशंस की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस वाला पार्ट हो गया। अगले पॉइंट पे ट्रांसमिशन सक्सेशन इनहेरिटेंस, ये सब कैसे मैंडेटरी हो गया ना, बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो वाला पार्ट है। एच पॉइंट में प्रेफरेंस शेयर्स वालों की बात की है, एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट्स बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आपने कंपनी लॉ में ये पॉइंट पढ़ा होगा, सेक्शन 47 का रेफरेंस यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर वालों को 2 साल तक डिविडेंड ना मिले और अगर वो क्यूमुलेटिव वाले हो तो उनके वोटिंग पावर आ जाता है, ये वो पॉइंट हो गया वैसे। आई पॉइंट में बोला है कि लेंडर्स ने जो डेट दिया था उसको रिस्ट्रक्चर करते हुए आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दे, उस वजह से उनका एक्विजिशन हो रहा है या वो अक्वायर कर रहे हैं। अगला पॉइंट है जे वाला। जे में आपको एक रेफरेंस मिलेगा सेक्शन 106 का, इसमें फोरफीचर वाली बात हो रही है। इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ 106 ऑफ द कंपनीज एक्ट और परसुएंट टू अ फोरफीचर ऑफ शेयर्स बाय टारगेट कंपनी। ठीक है, उस वजह से अगर कोई वोटिंग राइट्स बढ़ जाते हैं उसका रेफरेंस है 106। एग्जैक्टली क्या था मैं बता देता हूँ। 106 का रेफरेंस में यहाँ पे दिया नहीं, बट आपको स्टोरी बता देता हूँ उसमें क्या होता है। 106 में कंपनी के पास ये पावर होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर कॉज इन अरियर्स क्रिएट करता है, पैसा नहीं देता है, तो उसके वोटिंग राइट्स को हम टेम्पररीली फ्रीज कर सकते हैं कि जिसका पेमेंट बाकी है उसको वोटिंग राइट नहीं देंगे। ये पावर 106 में होता है। काइंड ऑफ लॉन्गर टर्म में फोरफीचर की तरफ जा सकता है, इसलिए वो और करके फोरफीचर लिख दिया वैसा। तो अगर फोरफीचर वाले शेयर्स हैं तो उसका क्या होता है, बाद में रीच होता है, कोई और अक्वायर कर लेता है। तो अगर वो वाले शेयर्स अक्वायर किए जा रहे हैं या उसका कंट्रोल किसी और को दिया जा रहा है तो दैट इज ओके, उसमें ये रेगुलेशन बीच में नहीं है। ये स्टोरी तो हर पॉइंट में कुछ बेसिक स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने बोला आपका आंसर तो बन जाएगा इसके बीच में। अगला जो पॉइंट है ना उसमें उन्होंने सुपीरियर वोटिंग राइट्स की बात की कि भाई किसी के वोटिंग राइट्स जो है ना वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चले जाए, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, अलग से कोई एक्विजिशन नहीं किया, लेकिन वो सुपीरियर वोटिंग राइट्स की वजह से आपका पावर कंपनी में वो लिमिट से ऊपर चला गया, 25% से ऊपर वोटिंग राइट्स आपको मिल गए, जबकि शेयर आपने उतने नहीं खरीदे। तो इस सिचुएशन में भी ये रेगुलेशन एग्जेम्पशन दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट में प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू वाले केस में अगर आपका होल्डिंग बढ़ जाए तो ये रेगुलेशन एग्जेम्पशन देगा। मेन वर्ड वही। नेक्स्ट देख लो सब रेगुलेशन 3। An increase in voting rights in a target company of any shareholder beyond the limit attracting an obligation to make open offer, मतलब वो 25% वाली, pursuant to buyback of shares by the target company। मैंने और शेयर नहीं खरीदे, कंपनी ने बायबैक कर दिया तो उनके टोटल शेयर कम हो गए। वो मैथ्स वाला पॉइंट आ गया, तो मेरा होल्डिंग उतना ही एब्सोल्यूट नंबर में, टोटल शेयर ही कम होगा तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज तो बढ़ने वाला है। ये वो कंडीशन है। Pursuant to buyback of shares by the target company shall be exempt from the obligation to make an open offer provided, the exemption conditional, such shareholder reduces his shareholding such that his voting rights fall below the threshold within 90 days from the date of closure of the buyback offer। तो ये जो कुछ हुआ वो बायबैक की वजह से हुआ, बट अभी फिलहाल देखा जाए तो आपका पावर 25% से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ऐसा होता है
तो इमीडिएटली आपको कोई ओपन ऑफर नहीं देना, लेकिन आपको वो थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे आना पड़ेगा और उसके लिए आपको 90 डेज का टाइम दे रहे हैं। तो अगले 90 डेज में आप भी अपने शेयर्स थोड़े बहुत ऑफलोड करके 25% के लिमिट के अंदर आ जाओ तो आपको ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर ओपन ऑफर ही रास्ता है, ठीक है। तो चॉइस दिया है। अगले पॉइंट में भी ऐसे ये सब कंडीशंस काफी सारी डालती है। चलो देख लेते हैं। सब रेगुलेशन 4 में राइट शेयर्स की बात हुई है। आप राइट शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड थे तो आपने राइट शेयर्स परचेज कर लिए। राइट शेयर्स परचेज करने के बाद ये सिचुएशन आई है कि 25% से ऊपर चले गए, बोला एग्जाम्पशन। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय एनी शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी बियॉन्ड हिज एंटाइटलमेंट। ऊपर था अप टू हिज एंटाइटलमेंट, जितना आप राइट इशू के लिए एंटाइटल्ड थे उतने आपने खरीदे थे, ए पॉइंट। यहाँ बोला है बियॉन्ड हिज एंटाइटलमेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो बोला कि अगर आप अपने एंटाइटलमेंट के आगे जाके भी शेयर खरीदते हो, वो कितनी बार क्या होता है ना, राइट शेयर्स में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। आपको नहीं खरीदना, आपको नहीं खरीदना, मुझे ज्यादा खरीदना है। तो मैंने बोला जितना मैं एंटाइटल था उतना तो मैं ले ही रहा हूँ, अगर बाकी सबका बचा हुआ है कुछ राइट शेयर और कोई नहीं ले रहा तो मैं खरीद लेता हूँ। तो बियॉन्ड द एंटाइटलमेंट वो भी हो सकता है। तो वो उसमें भी आप ओपन ऑफर से बच सकते हो अगर ये नीचे 1-2 कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो। तो एक तो बोला है कि आपने खुद के कोई राइट्स रिनाउंस किए हुए नहीं होने चाहिए। एक तरफ खुद के राइट्स रिनाउंस कर रहे हो और दूसरे के बाई कर रहे हो, तो खुद के वाले परचेज कर लो, तो रिनंसिएशन का कोई लॉजिक नहीं बनता है, नहीं होना चाहिए। और दूसरा बोला है द प्राइस एट विच द राइट इशू इज मेड इज नॉट हायर देन द एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। एक्स राइट प्राइस मतलब वो राइट से पहले एक्सक्लूडिंग, वैसा हो गया। अब वो कैलकुलेट कैसे करना, उसके अंदर वापस ए पॉइंट दे दिया। ए पॉइंट में वही 60 डेज, 60 ट्रेडिंग डेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, वही कंसेप्ट आ रहा है। तो उतना डेप्थ में आप नहीं भी जा पाओ लिखते टाइम तो एक बार, ठीक है, अंदर की स्टोरी तो वही है 60 ट्रेडिंग डेज वाली, ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट देखो, इंक्रीज इन द वोटिंग राइट्स इन अ टारगेट कंपनी ऑफ एनी शेयर होल्डर परसुएंट टू बायबैक ऑफ शेयर्स। लेकिन बात वही है ना कि आपका लाभ की क्वांटिटी बढ़ गई, जैसे ये राइट शेयर था बायबैक वाला, वैसे तो एक टॉपिक टारगेट कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन आ गई, सच शेयर होल्डर हैज नॉट वोटेड इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक। आपको बायबैक के फेवर में वोट नहीं करना, ठीक है, तो फिर आप ही ने बोल के कराया, वैसी बात हो गई। तो आप इस वोटिंग से बाहर रहो, अपने आप को अलग कर लो, वैसा। इन केस ऑफ शेयर होल्डर रिजोल्यूशन वोटिंग इज बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन होगा, पोस्टल बैलेट मैंडेटरी। Where resolution of shareholder is not required for the buyback, such shareholder in his capacity as a director or any other interested director has not voted। वो 10% की क्वांटिटी में था तो बोर्ड रिजोल्यूशन काफी था, बट ये शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी इन्वॉल्व था तो वहां पे भी वोट तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सब सोच के लिखा है ना। The increase in the voting rights does not result in an acquisition of control by such shareholder over the target company। हाँ, मतलब वोटिंग राइट बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ गया है कि वो एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल वाली कैटेगरी में चला जाए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, क्या बोला है, वापस वही 90 डेज के अंदर अंदर आपको क्वांटिटी को ठीक करना पड़ेगा। जो पिछले केस में देखा कि बाईबैक की वजह से अगर आपका पावर बढ़ गया तो थोड़े बहुत शेयर ऑफलोड करके 25% की रेंज में आ जाओ, अगले 90 दिन में सेम बात हो रही है। डी पॉइंट में, acquisition of shares in a target company by any person in exchange for shares of another target company tendered pursuant to an open offer for acquiring shares under these regulations। क्या बोलते हैं, एक टारगेट कंपनी तो अपनी है वो तो समझ आ रहा है, by any person in exchange for shares of another target company tendered pursuant to an open offer for acquiring shares under these regulations। देखता हूँ क्या सिचुएशन है, मुझे तो एकदम से स्ट्राइक हुआ। एक बार पेंडिंग छोड़ दो, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टारगेट कंपनी फ्रॉम स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और देयर सब्सिडियरीज और कंपनीज प्रमोटेड बाय देम बाय प्रमोटर्स ऑफ द टारगेट कंपनी परसुएंट टू एन एग्रीमेंट बिटवीन सच ट्रांसफर्स एंड सच प्रमोटर। बेचने वाला कौन है, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अगर उनकी सब्सिडरी, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकारी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। और खरीदने वाले कौन है, प्रमोटर्स। तो अगर अग्रीमेंट के थ्रू ये स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो एग्जेम्पशन में आ सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन टारगेट कंपनी फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड, AIF, VCs, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, इन सब से अगर प्रमोटर्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी एग्जेम्पशन हो जाएगा। नेक्स्ट है सब रेगुलेशन 5। सब रेगुलेशन 5, 6, 7 कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन देने की बात होगी। ये बड़े इजी है, वह जो भी प्रीवियस क्लॉजेस में हुआ है उसके बारे में आपको बोर्ड को या स्टॉक एक्सचेंज को जाके बताना पड़ेगा। कहीं बोला है 4 वर्किंग डेज, कहीं बोला है 21 वर्किंग डेज, जो भी ड्यूरेशन दे रखी है ना उतने ड्यूरेशन में आपको इन्फॉर्म करना है। तो इन्फॉर्मेटिव प्रोविजन है, याद रहे तो ठीक है, वैसी बात होगी। तो 10 वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने थोड़ा इंटेंशनली आपको ऊपर ऊपर से कंडीशंस बताई, वो टेक्निकल नहीं कर रहा हूँ। मेन कंडीशन भी याद होगी, आंसर आया तो निकल जाएगा, वैसे छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वो पॉइंट तो नहीं। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन बाय द बोर्ड, ये भी स्पेसिफिक हो गया। एग्जेम्पशन बाय द बोर्ड मतलब यहाँ पे आपको सेबी एग्जेम्पशन दे रहा है पर्पसफुली, आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो जहाँ पे उनको लगता है कि एग्जेम्पशन देना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में क्या हो रहा है। फर्स्ट सब रेगुलेशन 1 जो है वो तो सिंपल है, ओपन एंडेड है। उसमें बोल दिया कि आपने रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल की जो सेबी को लगती है, तो फिर वो लोग इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए या सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रांजैक्शंस को ये ओपन ऑफर देने से एग्जेम्पशन दे सकते हैं। जनरलाइज कर दिया तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आएगा नहीं। सब रेगुलेशन 2 में आप आओगे ना, तो वहां पे बोला है कि इसमें भी रिलैक्सेशन ग्रांट किया जाएगा फ्रॉम स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस विद एनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अंडर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 मतलब सब्सटैंशियल एक्विजिशंस, आपको लिख के रखना था, नोट कर सकते हो। चैप्टर 3 मतलब सब्सटैंशियल एक्विजिशंस के बारे में, वही रेगुलेशन 3, 4 जो था ना वो इस कैटेगरी में है। और जो चैप्टर 4 है वो ओपन ऑफर, ये अपना रेगुलेशन नंबर 12 से स्टार्ट हुआ था। ओपन ऑफर के लिए आपको मैनेजर रखना पड़ेगा, वहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो चैप्टर 3 और 4 के जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं, जो बोर्ड को लगता है कि ये वाले कंप्लायंस फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो पूरा एग्जेम्पशन नहीं है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस से सिलेक्टिव एग्जेम्पशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या है, किनको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। देखो बात किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आ गई बीच में। The target company is a company in respect of which the central government or state government or any other regulatory authority has superseded the board of directors of the target company and has appointed new directors under any law for the time being in force। अगर 242 ध्यान आ रहा हो आपको, NCLT डायरेक्टर बिठाती है, कुछ उस टाइप की बात होगी। टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी में। और रेगुलेटरी अथॉरिटी में सेबी, RBI, NCLT ये सब भी हो सकते हैं, और उन्होंने अपने डायरेक्टर बिठा दिए। तो जब कंट्रोल सरकार के हाथ में आ गया तो फिर ओपन ऑफर का कंपल्शन लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं, खुद के ऊपर थोड़ी कंपल्शन लगाएंगे वैसा। तो सेबी जो है ना वो एग्जेम्पशन दे देगा। फिर इसके अंदर उसकी सब कंडीशंस है, वो आपको पढ़नी है तो आप देख सकते हो। अगेन इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे अपने। बी पॉइंट में भी वही बोला है, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 and 4 आर लाइकली टू एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इम्पेडिमेंट का मतलब है कि वो बीच में आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, रुकावट डालेंगे। तो फिर थोड़े स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस से एग्जेम्पशन दे दिया जाए तो स्कीम एग्जीक्यूट करना इजी हो जाएगा, ये पॉइंट है। सब रेगुलेशन 3 देखो, फॉर सीकिंग एग्जेम्पशन अंडर द गिवन प्रीवियस सब रेगुलेशंस द टारगेट कंपनी शैल फाइल अ सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन विद द बोर्ड। उतना तो कर ही सकते हैं ना, सिंपल पेपर वर्क कि भाई हमें एग्जेम्पशन दे दो, हम रिक्वेस्ट करते हैं, साइन हमने खुद ही करके दे दिया। ऐसा सेल्फ अटेस्टेड, पहले एफिडेविट कराना पड़ता था, अभी सेल्फ अटेस्टेशन चलेगा। नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ेगी, सब रेगुलेशन 4 कितनी, 5 लाख रुपए। इतनी सी बात है, 5 लाख रुपए। हाँ पहले भी तो था नॉन रिफंडेबल फीस वाला, वो परसेंटेज के हिसाब से काम करो, 10 करोड़ 1000 करोड़ उससे ऊपर 0.5%। Sub regulation 5, the board may, after affording reasonable opportunity and after considering the facts, pass a reasoned order either granting or rejecting exemption। Implied यही होता है, जो भी रिलैक्सेशन आपने मांगे as expeditiously as possible। डेडलाइन नहीं दी बट सेबी जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करेगी, वैसा बोला है। बोर्ड इसके लिए पैनल बना सकती है जो इसके ऊपर डिसीजन ले, ये भी हो सकता है। और बोर्ड अपनी ये सारे जो डिटेल्स है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट कर देगी। बस, तो रेगुलेशन 11 भी आपका कंप्लीट, इसके साथ आपका एग्जेम्पशन वाला पार्ट कंप्लीट।
ये पूरा टेक ओवर यहाँ पे पैक करो। कितने मार्क्स का है? नहीं स्पेसिफिक जो अपना पार्ट ए है सीआर वाला, तो जो उसमें चैप्टर्स हैं उसी में है 11 चैप्टर्स का एक पार्ट है सर, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हो गया एवरेज के हिसाब से। एक बार देखना पड़ेगा, अपने उसमें देख लेंगे पास्ट ट्रेंड में उन्होंने कितना वेटेज दिया हुआ है, वो क्रैकर से भी रेफर कर लेंगे। एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान में नहीं, बट क्योंकि इतना टेक्निकल था ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ नहीं सकते। टॉपिक ऐसा है ना, अगर आधा अधूरा पढ़ा है तो ना पढ़ाने के बराबर है, फिर तो भी मत पढ़ाओ, एक ही बात होगी। फिर 2-3 पॉइंट पढ़ा के पीछे के पॉइंट छोड़ दूंगा तो कुछ मतलब ही नहीं है आपको, ऐसा फिर लगेगा और रटने वाला पार्ट हो गया और डिफिकल्ट हो जाएगा। पूरा पढ़ा है तो क्या डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, वॉल्यूम है वो अलग बात है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया बट समझ में तो आया होगा, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस तो आज के लिए ऐसे कुछ लाने नहीं। अरे हाँ